हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आरआर कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का कक्षा 12 का यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर में। टॉपिक्स हमारा है आवेश का संतत एवं असंतत वितरण। यानी जो हम आवेश पढ़े थे कि आवेश क्या होता है, उसी आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे कि संतत वितरण और असंतत वितरण, यानी आवेश कैसे संतत निरंतर उसका वितरण होगा और कब असंतत वितरण होगा। तो संतत वितरण जो होता है कि हम कोई भी ऐसा चालक तार लें या पदार्थ लें और उनमें जब आवेश प्रवाहित होता है, तो जब आवेश देते हैं तो उस चालक की सूक्ष्म जो पदार्थ लिया रहेगा, तार हो या कोई चालक पदार्थ, उसके पृष्ठ के सूक्ष्म भागों में यदि आवेश वितरित हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि दो क्रमवर्ती आवेशों के बीच, यानी दो क्रमवर्ती यानी एक के बाद आवेशों के बीच जो निकट दूरी हो, एकदम बहुत कम हो, यानी जीरो के बराबर, छूटना मतलब या तो जीरो छूटने के बराबर हो जाए या नगण्य हो जाए, उसे हम कहते हैं संतत वितरण। यानी संतत वितरण आवेश, यानी आवेश का संतत वितरण होगा। उसके बाद से असंतत वितरण जो होता है कि जो कोई हम चालक पदार्थ रहे हैं, उस पे जब हम आवेश प्रवाहित करते हैं, उस चालक तार या चालक पदार्थ के विभिन्न बिंदुओं पर आवेश का जब वितरण होता है, तो उस प्रकार के आवेश के वितरण को हम कहते हैं असंतत आवेश वितरण। अब ये संतत वितरण आवेश जो होता है, उसे तीन भागों में विभाजित किया गया। एक आपका आवेश, पहला जैसे रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो हम इस संतत और असंतत आवेश वितरण को विस्तार रूप से जानेंगे कि संतत वितरण क्या होता है। कि किसी सुचालक तार में आवेश देने पर चालक तार के पृष्ठ के सूक्ष्मतम भाग में वितरित हो जाता है, या कह सकते हैं कि तथा दो क्रमवर्ती आवेश एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि उनके बीच की दूरी शून्य के बराबर या नगण्य होती है, तो ऐसे आवेश वितरण को हम संतत आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा है असंतत आवेश वितरण। इसको हम क्या कहेंगे कि जब किसी चालक पदार्थ पर अनेक बिंदु आवेश विभिन्न बिंदुओं पर स्थित होते हैं, तो ऐसे आवेश को वितरण को हम क्या कहेंगे बेटा? असंतत वितरण आवेश कह सकते हैं। यानी संतत वितरण में क्या था कि संतत में जो था सूक्ष्मतम भागों में आवेश का वितरण हो जाता था, यानी विभाजित होता था, और वो दो आवेश जो होते थे एकदम निकटवर्ती होते थे। निकटवर्ती होने से उनके बीच का मान जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, यानी नगण्य हो जाएगा। तो ऐसे वितरण को हम कहते हैं संतत। और असंतत जो होगा कि जब हम चालक पदार्थ लिए हैं, सपोज दैट इस चालक पदार्थ है, इस पे जब हम आवेश प्रवाहित करेंगे, तो इसके विभिन्न बिंदुओं पे जब आवेश का वितरण होगा, तो ऐसे वितरण को हम क्या कहेंगे? असंतत वितरण कहेंगे। तो ये बेटा ध्यान में रखना कि संतत और असंतत वितरण क्या होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। उसके बाद से नोट में हम यहाँ लिखे हैं कि संतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम वैद्युत बल निकाले थे कूलाम के नियमानुसार, वैसे ही संतत वितरण आवेश के कारण हम वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। और वो वैद्युत बल तीन प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पहला आपका है रैखिक
आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। अब हम इन तीनों आवेशों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। तो रैखिक आवेश वितरण जो होता है कि मान लिया कि एक डायग्राम हम पहले इसका चित्रण करेंगे कि एक हमने चित्रण ऐसे लिया कि दो लाइन लिया और ये जो है दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, जिसके बीच बना कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। अब इसके तीन चीज हमने लिया कि एक एक्स मान लिया, एक वाई मान लिया और एक जेड मान लिया। ये तीन चीजें हमने लिया, तीन आपके क्या हो गए, त्रिविमीय क्षेत्र में हमने लाइन ले लिया कि एक एक्स अक्ष, एक वाई और एक जेड है। और ये हमारा बिंदु जो है मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु, जीरो, जहां से ये दोनों तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वही हमारा मूल बिंदु होता है। अब यहाँ मूल बिंदु से एक बिंदु P लिया है और ये जो है P यहाँ से एक L लंबाई का लंबवत एक तार लिया और जो एक सीधा भी हो सकता है या मुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये तार जो है आपका लंबवत यल जो है ये मुड़ा हुआ थोड़ा कर्व जैसा आकृति दिख रहा है और इस पे आवेश जो है धनात्मक है, धन आवेश लिया गया है और इसकी सुस्तम जो लंबाई है वो हमने dl माना है। क्या माना बेटा, dl मान लिया गया है। जो लंबाई है वो हमने क्या माना, dl ले लिया है। ये तार की पूरी लंबाई जो है कैपिटल L है और स्मॉल dl क्या है, इसकी सुस्तम लंबाई हो गई। अब उसके बाद से यहाँ से जीरो से इसको मिलाया dl दूरी और यहाँ से एक बिंदु P लिया, बिंदु P से इस dl की जो सुस्तम लंबाई, इनके बीच की दूरी जो है हमने एक कूलाम के नियमानुसार जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर R21 जो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक Q1 आवेश Q2 होगा तो उनके बीच की दूरी क्या होगा, एक R1 एक R2 होगा। तो R वेक्टर R21 जो होता है R वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होता है। ये स्थिति इसकी बता रही है कि कितनी दूरी पे है। तो इसकी दूरी क्या है, R1 है और इसकी स्थिति क्या है, R2 है। एक वेक्टर R1 एक वेक्टर R2। तो वेक्टर का मतलब सदिश रूप लिया गया बेटा, वेक्टर को हम इंग्लिश कहते हैं और हिंदी में सदिश कहते हैं। तो अब देखिए हमने रैखिक आवेश वितरण के बारे में जानेंगे कि रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम में हमने L लंबाई का एक मुड़ा हुआ तार लिया, इसकी सुस्तम लंबाई dl है और यहाँ से मूल बिंदु से जो आवेश हम ले रहे हैं Q1 और Q2, तो कहने का अर्थ है Q1 है तो ये हमारा Q0 लिया गया है। Q0 को हम परीक्षण आवेश कहते हैं जो मूल बिंदु से P दूरी पर स्थित है और इनके स्थिति सदिश R1 एक है और एक R2 है, यानी दूरी जो है R1 और R2 लिया गया है। अब इन्हीं के बीच हमें ज्ञात करना रैखिक आवेश वितरण कैसे होता है। तो देखिए माना L लंबाई का एक पतला तार लिया जो सीधा या मुड़ा हुआ, हमने क्या किया, L लंबाई का एक तार लिया, वो तार कैसा है, पतला है, जो सीधा भी हो सकता है या मुड़ा हुआ, तो हमने इसको क्या किया, मुड़ा हुआ ले लिया और एक समान रूप से आवेशित है। इस पे जो आवेश दिया जा रहा है एक समान रूप से दिया जा रहा है, यानी इसमें धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक हो, एक निरंतर बह रहा है। तो निरंतर तभी बताएं कि संतत का मतलब होता है निरंतर यानी एक समान हो। तार का रैखिक आवेश घनत्व जो होगा वो कह रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व जब भी कहा जाता है, घनत्व का मतलब डेंसिटी होता है, तो आवेश का घनत्व जो है आवेश बटा लंबाई होता है। क्या होता है बेटा, आवेश बटा लंबाई। तो आवेश बटा लंबाई को हम कहते हैं आवेश घनत्व। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा से। किसे, लैम्डा से, जो अनेक सुस्तम आवेश खंडों से मिलकर बना है। क्या बना है, ये
सूक्ष्म आवेश खंडों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। अब कह रहा है कि माना एक सूक्ष्म अवयव खंड हमने डीएल लिया। ये फिगर में आइए, यल लंबाई का जो लिया थी, इसका सूक्ष्म खंड आवेश हमने क्या लिया, डीएल ले लिया। ये फिगर से डीएल लिया, तो डीएल जिस पर आवेश जो होगा हमारा डीक्यू जो हम निकालेंगे, सूक्ष्म आवेश जो होगा डीएल डीक्यू, वो लैम्डा डीएल होगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना कि डीक्यू जो होगा वो हमारा डीक्यू एल इक्वल टू लैम्डा डीएल होगा। माना, अब क्या कह रहे हैं कि माना कि अवयव खंड डीएल का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या लिया, वेक्टर R1। अब हम मान रहे हैं कि जो हम dq ले रहे हैं आवेश, वो कह रहा है कि मूल बिंदु से जीरो से इसकी सदिश दूरी क्या ले रहे हैं, वेक्टर R1 ले रहे हैं, जो मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R2 पर एक बिंदु P है। अब इसी मूल बिंदु से वेक्टर R2 सदिश हम ले रहे हैं, जो मूल बिंदु से कहाँ पे है, P दूरी पर है। तो जिस पर धन आप परीक्षण आवेश हमने क्या रखा है, Q नॉट रखा है। इस Q नॉट को हम कहते हैं बेटा परीक्षण आवेश होता है, जो प्रयोगशाला में तत्काल समय के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कूलाम का नियमानुसार कि कूलाम ने क्या बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए कूलाम के नियमानुसार हम जानते हैं क्या है कि आवेश dq के कारण धन परीक्षण आवेश q नॉट पर लगने वाला जो बल होगा d वेक्टर f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq अपान जो दूरी का वर्ग होता है, यानी दूरी हम लिए हैं क्या, R21 ले रहे हैं, यानी दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच, यानी एक R2 एक R1, तो R21 का होल स्क्वायर और इनका एकांक सदिश, यानी सदिश के रूप में जब जाएंगे वेक्टर के रूप में, तो एकांक सदिश स्थिति हमें मिलेगी R⁻²1। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, तो यहां से कॉमन क्या, परीक्षण आवेश Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो हमारा dq का वैल्यू है, हम dq का वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, लैम्डा dl रखेंगे। तो लैम्डा dl R21 का होल स्क्वायर और एकांक सदिश R⁻²1 है। अब कह रहा है कि जो हम वेक्टर सदिश लिए हैं, कौन सा, R वेक्टर 21 जो है धन परीक्षण आवेश Q नॉट की अवयव dl से दूरी है। ये जो हमने जो दूरी लिया है कि ये जो है ये Q नॉट परीक्षण आवेश से dl की बीच की दूरी क्या हो गई बेटा, वेक्टर R21 हुआ। अब ये दूरी है तो संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण Q नॉट पे, यानी संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण इस Q नॉट पर लगने वाला जो बल होगा बेटा, वो कूलाम के नियमानुसार वेक्टर F इक्वल टू Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये हमने क्या किया, इस चालक जो तार लिया था यल लंबाई का, इसका हमने क्या किया, संपूर्ण बल निकालने के लिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बेटा समाकलन। तो समाकलन यल किसकी, चालक तार की, तो लैम्डा और ये जो dl है वो dl दूरी क्या हो जाएगी, R⁻²1 अपान, यानी ये जो हमने लैम्डा dl जो है, ये लैम्डा dl हमारा क्या हो गया, dl रहेगा, क्योंकि इसी के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कह रहे हैं। तो सदिश R⁻²1 अपान R21 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, रैखिक आवेश घनत्व का जो वितरण था, यानी कहने का अर्थ है कि रैखिक आवेश वितरण हमने निकाला, किसके कारण, संतत आवेश के कारण रैखिक आवेश का वितरण हमने निकाला। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो और सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और आपके सामने सम्मुख हम पेश करेंगे। थैंक यू, वॉच फॉर माय वीडियो।